ये शादी का कोट कितने दिन चलाएगा? 3 कोट सिलवाएंगे तो कभी समझ में कोई पहन के आता है। पर चलो, ये तो बस मैं दोस्तों, क्योंकि समय की सीमा है और मेरे को बताया था कि 3:30 बजे तक कार्यक्रम समाप्त करना है और मैं समय का भी पाबंद हूँ, लेकिन क्योंकि मैं आया हूँ और एक हाजिरी भी लगानी है, यहाँ सब प्रकार की कविताएं सुनी। इतना बढ़िया हास्य में पढ़ा विनीत ने, बिल्कुल आप अभिभूत हो गए। मेरे भाई ने गीता को किस प्रकार से कविता में ढाला, ये अपने आप में आप सब बच्चे प्रबुद्ध हो। आप जिस उम्र में हो उसमें सेंस इतनी डेवलप होती है, कौन कवि कैसा है, नाम हो सकता है किसी कवि का जाता हो, लेकिन काम कैसा था। उन्होंने जो गीता के ऊपर पूरी कविता पढ़ी, उसके बाद गौरी ने श्रृंगार एक नए रस के साथ साथ देश की भी बात करी। और ये गौरव जो है ना, ये इतना टैलेंटेड है, मेरे ख्याल से हम में से कोई भी इतनी जल्दी कविता नहीं लिख सकता जितनी जल्दी ये पंक्तियां लिख देता है। ये उसकी खूबी है। और ना केवल देश, आप उससे हंसी करवा लो, पैरोडी करवा लो, आप उसको गीत पढ़वा लो, गजल पढ़वा लो, किसी का नाच करो, ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है। ये पाकिस्तान, चाइना, वाइना, तो इसकी मतलब 1 सेकंड का काम है इसके लिए। और लेकिन मैं एक आभार व्यक्त करूँ आशु भाई का, जब वो आज ट्रेन से आए, इटावा से, इतनी दूर से आए ये कवि आपके लिए, ये इटावा से आए, तो आशु ठाकुर भाई उनको खड़े वहां पर मिले और उनको अगर टैक्सी की दिक्कत थी तो अपनी कार में लेकर उनको यहाँ तक पहुंचाया। एक बार आशु ठाकुर के लिए एक बार जोरदार खड़े हो जाओ आशु भाई। ये है कविता से प्यार करने वाले लोग। मैं आशु भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं एक कविता केवल सुनाऊंगा और उस कविता से कार्यक्रम का समापन करेंगे। बस एक बात ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, बच्चों से। डीटीयू में भी अक्सर मैं लगातार 5-6 आयोजन डीटीयू में लगातार परमानेंट रूप से जाता हूँ और बहुत सारे कॉलेजों में मैंने कविता पाठ किया, लेकिन यहाँ जो बच्चों के अंदर मैंने सेंस देखी, वो केवल सीटियां भी बहुत बजाते हैं, उस टाइम खड़े होकर नाचने भी लग जाते हैं, तालियां भी बजाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काम हम रोज देखते हैं। अच्छी बात मुझे ये लगी यहाँ बच्चों में कि बच्चे जितना गीता को पसंद किया, जितना गीता की कविता को पसंद किया, उतना ही उन्होंने व्यंग को पसंद किया, उतना ही उन्होंने देश को पसंद किया, उतना ही श्रृंगार को पसंद किया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कविता के, और हम जो हमारे जो अभिभावक बैठे हैं, हमारे जो टीचर बैठे हैं, हमारी जो अध्यापिकाएं बैठी हैं, हम मजाक में कुछ भी कह सकते हैं, उम्र में इनसे बड़े हैं और अधिकार भी इसलिए रख लेते हैं क्योंकि रमा मैम अगर मेरे को भाई मानती है तो मैं उस नाते भी इनको अपने बच्चों की तरह प्यार करके कुछ बोल देता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है, मैं दुनिया में 2 लोगों का बहुत आदर करता हूँ। एक जो गुरु होता है, उनका आदर हमेशा करना जीवन में। मैं आज भी, मेरे पुराने कई गुरुजी मिल जाते हैं, मैं उनका जरूर पांव छूकर नमन करता हूँ। ये हमारे संस्कार होने चाहिए और ये गुरु की वो होती है कृपा कि गुरु ही हमको इस लायक बनाता है। इतराना मत, मतलब वैसे कहिए नहीं, ऐसे गंभीर हो गए तीनों के तीनों, क्या होते हैं उन्होंने सोचा यार, सोचे मैं देख रहा था इनके भाव भाव, मैंने ऐसे नहीं कही बात, भाव भाव देखने के लिए ऐसे सीरियस तो अब्दुल कलाम है और मैं वो क्या नाम है इमरान खान, वो शेख हसीना वाले, ये सोच तो ये अपने आप में ऊंचा सोच रहे थे, लेकिन ये है ऊंचे। मेरे साथ मजाक किया कि दोनों मिल के चलता है, लेकिन ये तीनों पता नहीं वो कैसे लग रहे हैं आज, ये तीनों टीचर। मैं आप कमेंट अच्छा लगे तो तारे 70 सीट थी दिल्ली में, कितनी 70। केजरीवाल कितनी ले गया था 67, बाकी कितने बचे थे, वो ऐसे ही बैठे रहते, उन्हें कोई नहीं पूछता पैसा, वो नहीं बैठे रहते, खाली बैठे रहते। जब भी तो इस महफिल में हो आप। पर दोस्तों आप ये बताओ, आपको ये मेरे सारे कवि, जो कि रमा जी ने मेरे को कहा, रवि भाई ने बहुत मेहनत की कि कैसे कवि यहाँ पर आए, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा नहीं भाई कौन कवि आएंगे। आभार व्यक्त करता हूँ नीतू जी का, रवि गोड का, पीयूष द्विवेदी जी का, राजवीर जी का और हमारे तमाम इन अध्यापकों का। ये कार्यक्रम हुआ बस एक कविता पढ़कर, लेकिन आप ये बताओ अगर इन चारों ने अच्छा पढ़ाओ तो एक बार हाथ खड़े करके रवि जी बहुत बहुत आभार। दोस्तों अब वो कविता जिसके लिए स्वतंत्रता दिवस की बात है, बहुत मेरा मुख्य रस हास्य का है। पूरे देश में हास्य के नाम से जाना जाता हूँ। बहुत सारी पैरोडियां लपेटे में नेताजी में गौरव के साथ हम लोग बराबर जुड़े रहते हैं उस शो के अंदर, और मैं ही मुख्य तौर से हास्य रस के लिए पूरे देश में याद किया जाता हूँ। लेकिन मैं एक आपको कविता सुनाता हूँ, वो कविता के देश की सीमाओं पर हमारा सैनिक खड़ा है, गोली लग जाती है और अंतिम समय है, 3-4 मिनट में उसे पता है कि मैं
अप्राण त्याग दूंगा इस भारत माता के लिए। ऐसी स्थिति में जब ये कविता मैंने पहली बार पढ़ी सर, तो मेरे को याद है ऐसी एक यूनिवर्सिटी थी लुधियाना के अंदर, मैं उसका नाम भूल गया, और आदरणीय हरिओम पवार देश के बड़े वीरस के कवि जो 50 साल से उनका झंडा बुलंद है, उनसे ऊंचा वीरस का कवि हमारे देश में नहीं है। अनायास ही जब मैंने ये कविता पढ़ी आज से 8-10 साल पहले, तो हरिओम पवार जी ने उठकर मेरे को पटका से सम्मानित किया कि अनिल, हास्य रस का कवि होने के बाद आपने इतनी बेहतरीन संवेदना की रचना वीर रस की जो पढ़ी सैनिकों के लिए। तो दोस्तों बस मैं वो आपको समर्पित इसलिए करता हूँ, सब कुछ याद रखना, परिवार भी याद रखना, सारी चीजें याद रखना, ये हंसी भी याद रखना, लेकिन अपने देश को कभी मत भूलना। और वो सैनिक जो सीमा पर खड़े हैं, वो भी अभी गौरव का मेरे साथ परसों टीवी में शो था, 15 अगस्त को आप देखना, 2 घंटे का दोनों का शो आएगा, उसके अंदर हमारे फौजी भाई बैठे हैं, और वो फौजी भाई बीएसएफ के, कोई सैक्सोफोन के ऊपर जरा याद करो उन्हें भी, जब वो गाना बजाता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पीछे बैठने वाले सैनिक जब वो गाना गाएंगे, मेरा रंग दे बसंती चोला, आप देखोगे कि अद्भुत क्षण था। मैं और गौरव उस कार्यक्रम में थे, लगभग 4-5 घंटे का वो कार्यक्रम था, परसों की बात है। वो 15 अगस्त को डीडी किसान पर आएगा, क्योंकि प्राइवेट चैनलों पर तो हम पहुंच जाते हैं, लेकिन दूरदर्शन का एक कार्यक्रम होता साल में, बहुत बढ़िया, वो आप देखना, आपको अच्छा लगेगा। तब जाके कहीं ये जितने कवि हैं सबके भीतर और आपके भीतर भी देश और संस्कार रखते हैं। सीमा पर सैनिक खड़ा है, गोली लग जाती है, जाने वाला उसे पता है मैं मरने वाला हूं, लेकिन दोस्तों कभी भी देख लेना, एक व्यापारी धरना कर देता है, टीचर भी धरने कर देते अपनी मांग के लिए, किसान तक भी अब धरना करने लगे, पहले नहीं करते थे, लेकिन आपने कभी भी सेना के नौजवानों को कहीं पर धरना प्रदर्शन करते देखा? हमने कल्पना ही नहीं करी इस बात की कि यार क्या उनके कोई अरमान नहीं होते क्या वो भगवान ने नहीं बनाए क्या उनकी ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया नहीं होती है क्या उनकी पत्नी बच्चे घर में परिवार नहीं है क्या? तनख्वाह तो दुनिया लेती है, ये भी लेते हैं, वो भी लेते हैं, लेकिन ऐसा क्या है वो मरने के लिए देश पर खड़े हैं और उनकी कोई मांग नहीं है? हम ये सोचते ही नहीं है कभी कि उनकी क्या डिमांड होगी। मैं सोचता हूँ कि उनकी क्या कल्पना होगी। सुनिएगा, केवल 9 पंक्ति की कविता है और आपका प्यार भरपूर चाहिए। इको वाले भैया से, साउंड वाले से रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा दाके पढ़ना, हल्की सी आवाज बढ़ा दो, थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो। रवि भाई बस ये 9 पंक्ति कविता है, बैठिएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ना कोई बाहर जाए ना कोई अंदर आए, और आप भी बैठिए। वो कर देगा, वो भैया कर देगा, रवि भाई कर देगा। जो सोच ली कर ली, जो ठान ली करके छोड़ेगा आदमी। कान में बता के आई। आ जाओ रवि भाई, आ जाओ, चलिएगा, सुनिएगा। आपको भी समर्पित करता हूँ सर, आपने बहुत एंजॉय किया और ये अच्छा है। टीचर अगर इतना जिंदा दिल हो तो बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। सुनिएगा। श्वास का अंतिम पहर हूँ, श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी रात, हर मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। इसमें संस्कृति जो हमारे देश की नजर आएगी, देश के प्रति जो समर्पण है वो नजर आएगा आपको। और शब्द देखना, राम राम शब्द क्यों कहा मैंने, कि हिंदी के शब्द है, बहुत अच्छा कवि है, बहुत ऊंचे शब्दों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन कभी भी देखना जो सीमा पर खड़े हैं किसी बड़े नेता के बेटे नहीं होते, ना ही वो साहूकारों के बेटे होते। करोड़पति कभी नहीं भेजते लड़ने के लिए, गरीब किसानों के बेटे, गांव के बेटे, हमारे घर परिवार के बेटे सीमा पर लड़ते हैं। तब कही है उसी भाषा में बात कि श्वास का अंतिम पहर हूँ, अरे हो गई जीवन की शाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम। उसे पता मेरी लाश घर पर जाएगी, 3-4 मिनट में मुझे तिरंगे में लिपटा कर घर ले जाएंगे, तो मेरे घर वालों पर क्या विपदा होगी, क्या परेशानी पड़ेगी। तो एक बार उनको ये मेरा मैसेज दे देना, तो उनके कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। क्या बोलना जाकर, कहना घर पर जाकर कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, हर फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, फिर
जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में, और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। परमवीर चक्र मिल गया एक सैनिक को, अखबार में खबर आई उसके घर पे उसकी पत्नी जो विधवा थी उसके घर की बत्ती लाइट काट दी गई। अखबार में खबर आई, बड़ा दुख हुआ, परमवीर चक्र दे के काम खत्म हो गया। अब ना हमारा दायित्व बनता ना सरकार का दायित्व बनता, समाज का दायित्व नहीं बनता, कौन लोग सीमा पर शहीद हो गए। तो मैंने क्या सोचा है, क्या कल्पना होनी चाहिए कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए। अरे भूख से बच्चे न तड़पे, कर तो इतना इंतजाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम। श्वास का अंतिम प्रहर हूँ, हो चली जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़कर इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हम कल्पना नहीं कर पाते कई बार उनके त्याग की। हमारे यहाँ दिल्ली में 4-5 डिग्री से तापमान नीचे नहीं जाता, उसके अंदर भी हम कई बार सोचते हैं बहुत ठंड है मम्मी, आज रजाई गद्दा सब कुछ चाहिए होता है क्योंकि ठंड इतनी होती है। वो -डिग्री पर खड़े होते हैं, प्लस डिग्री में भी हम धूप में नहीं निकल पाते, आज बहुत गर्मी है। कई बार तो ऐसा होता है जहाँ वो खड़े हैं बहुत प्लस तापमान होता है। क्या पैसों के लिए केवल, क्या केवल पैसों के लिए, क्या उस तनख्वाह के लिए? कभी कल्पना करना। मैं अपने परिवार के साथ सर 4-5 साल पहले गौरव नाथुला पास गया था, मेरे पत्नी और मेरे दोनों बच्चे साथ थे। चढ़ते टाइम ही हमारा सांस चढ़ने लगा, बहुत ऊंचे चीन का बॉर्डर है वो। मैं गया वहाँ पर गया तो सांस फूलने लगा, तो हमने जो कपूर होता है उसको सूंघने से हमारा सांस थोड़ा ठीक हो रहा था। तो मैं जिज्ञासु हूँ, तो मैंने एक सैनिक से पूछा, जब मैंने एक सैनिक को बहुत दूर खड़े हुए देखा ऊपर, तो मैंने कहा ये सैनिक यहाँ खड़े हुए हैं सारा दिन? बोला हाँ 8 घंटे की ड्यूटी होती है सर, ये यहीं खड़ा रहेगा सारा दिन, 8 घंटे तक अकेला खड़ा रहेगा? बोले हाँ। क्या देखता रहेगा कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा? 8 घंटे तक। हम यहाँ 3 घंटे कवि सम्मेलन में नहीं बैठ पाते, हम कक्षा में 2 घंटे नहीं बैठ पाते, हम लगातार कोई कार्य करने में बोर हो जाते हैं। वो 8 घंटे सिर्फ ये देख रहा है कि कोई आ नहीं रहा, उसका ना कोई संगी है ना कोई साथी है, कड़कती ठंड है, परिवार साथ नहीं है। जब भूख लगती है तो नीचे से एक आदमी खाना देने जाता है, नहाना होता है तो बर्फ जम जाती है, ऊपर आग जलाकर पानी को पिघलाकर वो अपने शरीर को पहुँचता है। ये बात उन्होंने बताई। मैं भाई साहब दर्द के मारे बेहाल हो गया कि कैसी जिंदगी वो जीते हैं जो हमारे लिए सीना पर लड़ रहे हैं। और एक नेता साउथ का ये कहता है कि तनख्वाह के लिए है, अगर मर गए तो क्या फर्क पड़ता है। साउथ के एक नेता ने जब ये बयान दिया तो ये मेरी पंक्तियां उसके लिए तमाचा है। और आपको लगे तो ऐसी तालियां बजाना, ऐसा उत्साह कर देना कि पता चले उसको भी कि हमारे सैनिक की वैल्यू क्या है। सुनिएगा अंतिम पंक्तियां, क्या है वो फर्क और हमारे उनके बीच में। और वहां पर केवल एक तिरंगा गड़ा हुआ था और कुछ भी नहीं था। तो वहां से पंक्तियां समर्पित करता हूं मैं, अंतिम 3 पंक्तियां। सुनिएगा बेटा, सब सुनिएगा, पूरा ध्यान लगा के। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। बस अब 4-5 सेकंड में उनको प्राण त्यागने हैं। तो क्या हो सकता है? हमारे धड़कन जब हम मरते हैं तो पता नहीं क्या क्या याद करते हैं। सैनिक क्या याद करता है, क्या आवाज आती है? धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम।
मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम। श्वास का अंतिम पहर हूँ, श्वास का अंतिम पहर हूँ, हो गई जीवन की शाम। मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। बहुत बड़ी बात। एक बच्चा स्टैंडिंग ओवेशन के लिए 2 बार खड़ा हुआ और ये देखकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी बाकियों को बैठकर, वो बैठ गया। बेटा मैं आपको सैल्यूट करता हूँ कि देश के प्रति आपका क्या प्यार और सम्मान है, और आप सबको नमस्कार करता हूँ। और इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपको सबका कविता पाठ लगाओ तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं और अपने सैनिकों के लिए, अपने देश के लिए, अपने तिरंगे के सम्मान में तालियां बजाएं। और अंतिम पूरी बात कहना चाहता हूँ कि सितारों को आंखों में महफूज रखिए, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, खाने पे मुलाकात होगी। नमस्ते, जय हिंद, धन्यवाद।